दोस्तों, राज वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए दो और भूतिया कहानियाँ लेकर आया हूँ। मगर इससे पहले कि हम कहानियों की ओर बढ़े, आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पे कर दीजिए, जिससे आपको भूतिया कहानियाँ मिलती रहे। विशाल नामक 40 वर्षीय व्यक्ति 7 माह के बाद अपने भरे पूरे परिवार में लौट रहा था। विशाल शहर से बाहर नौकरी करता था। 7 महीने का अपना पूरा पैसा इकट्ठा करके वो अपने घर लौट रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी थी और 2 बच्चे। विशाल रेलगाड़ी से अपने घर का सफ़र तय कर रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी। ट्रेन में सवार सभी लोग अपनी अपनी बर्थ पर सो रहे थे, मगर विशाल की आंख में नाम मात्र को नींद नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण उसे घर जाने की खुशी थी। घर जाने की खुशी में विशाल को नींद नहीं आ रही थी। विशाल के अलावा एक व्यक्ति ऐसा और भी था जो सोया नहीं था। उसकी बर्थ के सामने वाली बर्थ पर ही वो व्यक्ति बैठा था। अपने सामने चुपचाप बैठे व्यक्ति को विशाल ने देखा तो जाना कि वो ड्रैकुला की कहानी पढ़ रहा था। विशाल को लगा कि उसकी सामने जो व्यक्ति बैठा है वो किताब पढ़ने के माध्यम से अपना वक्त बिता रहा है। शायद उसे भी नींद नहीं आ रही है। विशाल को लगा कि वो क्यों ना अपने सामने बैठे व्यक्ति से बातचीत करने लगे, इससे समय गुजर जाएगा। इसी इरादे के साथ विशाल ने उसे पुकारा। भाई साहब। किताब पढ़ रहे व्यक्ति ने उसकी आवाज़ को अनसुना सा करके उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। भाई साहब। दूसरी आवाज़ पर उसने किताब नीचे करके विशाल को सपाट दृष्टि से देखते हुए उसके चेहरे पर भी सपाट भाव ही थे। इस बार विशाल तनिक संकोच के साथ बोला, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, सामने बैठा व्यक्ति सपाट स्वर में बोला। विशाल मुस्कुराकर उससे बातों का सिलसिला जारी रखते हुए बोला, आपका नाम क्या है? सूर्य प्रताप, वो बोला। ओह, विशाल ने हलक से सांस छोड़ते हुए कहा। क्या आप भी अपने घर जा रहे हैं? नहीं, सूर्य प्रताप ने पूर्वत स्वर में कहा। तो फिर आप अपने घर से कहीं और जा रहे हैं? विशाल ने मुस्कुराते हुए सामान्य स्वर में कहा। प्रताप ने उसे इस नज़र से देखा मानो वो कुछ ना कहना चाहता हो। विशाल चेहरे से ऐसा प्रकट करने लगा मानो बराबर संकोच कर रहा हो। फिर बोला, मैं आज 7 महीने बाद अपने घर वापस लौट रहा हूँ। अपने परिवार से मिलने की खुशी में मुझे नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा आपसे बात ही कर लूँ। प्रताप कुछ न बोला। वो उसकी बात पर सिर को इस तरह जुम्बिश देकर रह गया मानो उसकी बात पर सहमति जता रहा हो। प्रताप के हाव भाव से साफ जाहिर था कि वो बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो निरंतर जता रहा था कि जैसे उसे इस समय बात करना बिल्कुल अच्छा न लग रहा हो। मगर आज तो जैसे विशाल चुप रहने के मूड में ही नहीं था। वो बातों को बढ़ावा देते हुए बोला, भाई साहब, क्या आप भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं? हाँ, प्रताप अपने छोटे से उत्तर में बात को पूरा किया। मगर कैसे? विशाल बोला, क्या आपने कभी किसी भूत या प्रेत को अपनी आंखों से देखा है? उसके प्रश्न पर प्रताप ने चंद लम्हों तक उसे ध्यानपूर्वक इस तरह देखा मानो उससे कुछ कहना चाहता हो, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कुछ कहने के स्थान पर प्रताप ने किताब अपने चेहरे के सामने की और उसे पढ़ने लगा। विशाल ऐसा देख उलझ गया कि उसकी समझ में नहीं आया कि प्रताप ने उसकी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दिया और अपना चेहरा किताब में क्यों छुपा लिया। इस बार विशाल ने भरपूर संकोच भरे स्वर में कहा, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया भाई साहब। जवाब के रूप में प्रताप ने अपने चेहरे से आगे लगी किताब हटाई
तो उसका बहुत ही भयानक चेहरा विशाल के सामने आ गया। प्रताप का चेहरा इतना डरावना हो चला था कि यदि कोई मानव उस चेहरे को देखकर अपने प्राण भी गंवा बैठता तो हैरानी की बात नहीं होती। उसका डरावना चेहरा देखते ही विशाल की आंखों में मानो दुनिया भर का खौफ सिमट आया था। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। विशाल की दोनों हथेलियाँ बर्ड से इस तरह सट गई थी मानो उसके सहारे वो उठकर खड़ा होना चाहता हो। उसकी पीठ पिछले भाग से सट गई थी। हद ये थी कि उसके खौफजदा रह जाने की कि वो सांस लेने में भी डर रहा था, या फिर ये कहा जाए कि सांसें खुद ही बाहर आते हुए भयभीत थी। यहाँ तक कि उसकी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। विशाल जान गया था कि उसके सामने मौजूद प्रताप कोई मनुष्य नहीं है बल्कि एक भूत है। विशाल बेबस रहकर अपने स्थान पर शिवाय बैठे रहने के कुछ न कर सका। उसके सामने बैठा डरावना चेहरे वो लंबे लंबे दांत वाला भूत ठहाके लगाकर बोला, अब तुम्हें विश्वास हो चला होगा कि आज के समय में भूत प्रेत जैसी चीजें मौजूद है। क्या तुम सचमुच भूत हो? विशाल ने भय से परिपूर्ण स्वर में पूछा। अब भी तुझे यकीन नहीं आया मूर्ख? कोई बात नहीं, मैं जब तेरा खून पी जाऊंगा तब तुझे यकीन आएगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी पत्नी घर पर मेरे आने की प्रतीक्षा कर रही है। अगर मैं नहीं गया तो उनका सहारा छिन जाएगा। मुझे जाने दो। कहते हुए विशाल अपने स्थान पर से सरकने लगा। वो भूत उसे देखकर मुस्कुराता रहा। विशाल भागने के चक्कर में अपने स्थान से फुर्ती के साथ उठा और दौड़ पड़ा। उसी समय भूत ने अपने स्थान पर बैठे रहकर ही दाहिना हाथ उठाया। उसका हाथ लंबा हो गया। वहीं बैठे रहकर उसने भाग रहे विशाल की गर्दन पकड़ ली और उसे अपनी तरफ घसीट लिया। विशाल चिल्लाया, बचाओ बचाओ। उसकी पुकार सुन रेल में सवार सभी यात्री उसके पास चले आए। विशाल ने देखा कि उसके पास आए सभी यात्रियों के चेहरे भी बहुत डरावने हो चले हैं। अब उसे यह समझने में ज़्यादा वक्त न लगा कि ट्रेन में सवार सभी यात्री भूत है। पूरी रेलगाड़ी भूतों से भरी थी। आहिस्ता आहिस्ता विशाल को चारों ओर से भूतों ने घेर लिया। इस चक्रव्यूह में फंसने के बाद विशाल का हार्ट अटैक हो गया। इसी के साथ सारे भूत विशाल का खून पीने लगे और साथ साथ उसकी पोटी पोटी तक नोच कर खा गए। अनुज 25 साल का था और वो पहली बार उस फ्लैट में आया था जो कंपनी ने उसे सुविधा के रूप में दिया था। वास्तव में अनुज की नई नई नौकरी लगी थी। वो हरियाणा में अपने परिवार को छोड़कर शिमला में आ गया था। साल भर से नौकरी की तलाश में भटक रहे अनुज को अच्छी नौकरी मिलते ही उसका उदास जीवन खुशियों से भरने लगा था। कंपनी ने सुविधा के रूप में उसे जो फ्लैट दिया था, उस फ्लैट में प्रवेश करते ही अनुज के होठों से अनायास ही निकल गया, वाओ मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लैट। वो भीतर दरो दीवार तथा फ्लैट में मौजूद हर एक सामान को देखने के बाद बहुत प्रसन्न हुआ। उसके चेहरे पर नौकरी मिल जाने की सुनहरी चमक तो पहले से ही थी, मगर अब कंपनी की ओर से रहने की सुख सुविधा देखने के बाद उसका चेहरा खुशी से खिल गया था। अपने ज़रूरी सामान से भरा बैग उसके कंधे से उतारकर नीचे फर्श पर छोड़ा तथा लंबे डग भरकर सामने पड़े सोफे पर जा बैठा। सोफे पर बैठते ही उसने सुकून महसूस करने लगा, जैसे अंदाज में आंखों को बंद करते हुए हलक से गहरी सांसें छोड़ी। फिर चंद लम्हों बाद अनुज फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर प्रसन्न मुद्रा में गुनगुनाता हुआ बढ़ा। इतना ही नहीं, उसके थिरकते कदम उसकी गुनगुनाहट पर खुशी का इजहार स्पष्ट कर रहे थे। वो झूमता थिरकता वॉशरूम में पहुंचा। बाथरूम में भीतर पहुंच अनुज ने सामने लगे आईने पर नज़र डाली और एक शानदार स्टाइल में वो स्वयं को देखकर मुस्कुराया। फिर जल्द ही वो स्नान की तैयारी के साथ
अपने काम में जुट गया। स्नान से निपटने के बाद जब उसने दोबारा खुद को आईने में देखने के लिए नज़र उठाई तो चौंक गया। एकाएक उसके चेहरे से उलझन प्रकट हुई, आंखों में प्रश्न उभरा, क्योंकि इस बार आईना देखते हुए अनुज ने देखा था कि एक साथ कई दरारें आईने पर पड़ी हुई है। आईने पर पड़ी दरारें कुछ इस प्रकार थी मानो किसी ने आईने के बीच में जोर से पत्थर मारकर उसे चटकाया हो, मगर अनुज ने ऐसी कोई आवाज़ न सुनी थी जिससे वो ये अनुमान कर सकता हो कि आईना पत्थर मारने से ही चटका है। कुछ देर पूर्व उसने आईने को अपने सही रूप में देखा था, मगर अब आईना बुरी तरह दरारों से भरा उसकी आंखों के सामने था। अनुज समझ नहीं पाया था कि आखिर आईने में दरारें पड़ी किस प्रकार। वो उलझ बैठा था इस रहस्य में। आईने में पड़ी दरारें उसके स्नान के दौरान ही आई थी। वो लगातार सोच रहा था कि आखिर इस बीच ऐसा क्या हुआ जिसके कारणवश आईने में दरारें पड़ गई। लाख सोचने के बाद भी उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो वो उसी उलझन में फंसा रहकर बाथरूम से बाहर निकल आया। रात 11 बजे अनुज अपने बेड पर लेटा एक हॉरर स्टोरी पढ़ रहा था। उसके फ्लैट में गहरी खामोशी छाई थी। एकांत में वो पूरे आनंद के साथ हॉरर स्टोरी का आनंद उठा रहा था। स्टोरी पढ़ते पढ़ते उसे काफ़ी रात बीत गई थी। उसने सो जाने के इरादे से सामने लगी वॉल क्लॉक की तरफ दृष्टि उठाई, क्योंकि सुबह 6 बजे उसे अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए उठना था। अनुज ने जैसे ही वॉल क्लॉक की ओर देखा, उसी समय दीवार पर लगी घड़ी अपनी मजबूती छोड़ते हुए नीचे फर्श पर गिरी। छन्न की आवाज़ के साथ घड़ी का शीशा टूट गया। अनुज तुरंत बेड से उठा और उसने आगे बढ़कर घड़ी उठाई। वॉल क्लॉक पूरी तरह ख़राब हो चली थी। जैसे तैसे उसने फर्श पर बिखरा घड़ी का कांच समेटकर डस्टबिन में डाला और वापस अपने शयन कक्ष में आ गया। जब वो वापस अपने शयन कक्ष में आया तो उसने देखा कि उसके सारे कपड़े फर्श पर फैले पड़े हैं। ये देख वो बुरी तरह चौंका। उसने झट अनुमान लगा लिया कि अवश्य ही कोई उसके फ्लैट में घुस आया है, कोई चोर। अपने फ्लैट में किसी चोर के घुस आने का अनुमान करते हुए उसने गुर्राहट भरे स्वर में पुकारा, कौन है यहाँ? साथ ही वो पूरी वीरता के साथ चोर का मुकाबला करने के लिए खड़ा रहा। जवाब के रूप में कुछ कदमों की गूंज उसने सुनी। ये समझते अनुज को अधिक समय न लगा कि कोई व्यक्ति उसके फ्लैट से भाग निकलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फ्लैट में गूंज रहे कदमों की आवाज़ें फ्लैट से बाहर की ओर जाती सुनाई दे रही थी। अधीर कदमों के साथ अनुज उसी तरफ बढ़ा जहां उसे कदमों की गूंजने की आवाज़ें होने का अंदेशा हो रहा था। वो फुर्तीले कदमों के साथ आगे पहुंचा तो उसने देखा कि फ्लैट का डोर खुला हुआ है। दरवाज़ा खुला जानकर अनुज को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो तो दरवाज़ा लॉक करके सोने की तैयारी के साथ बेड पर गया था, मगर अब दरवाज़ा खुला देखने के बाद वो आश्चर्यचकित था। दरवाज़ा कैसे खुला या किसने खोला? इन प्रश्नों के उत्तर सोचने का समय नहीं था उसके पास। दिमाग में सावन की घटा की तरह घूमड़ उठे प्रश्नों को ज्यों का त्यों वो अपने दिमाग में छोड़े रखकर फुर्ती से आगे बढ़ा। फ्लैट से निकल अनुज ने बाहर की ओर नज़रें दौड़ाई, परंतु बाहर उसे कोई नज़र न आया। साथ ही वातावरण की शांति को महसूस करते हुए ऐसा तनिक भी आभास न होता था कि कुछ देर पूर्व वहाँ कोई आया भी होगा। हर तरफ गहरी खामोशी पैर पसारते सोती महसूस हो रही थी। अनुज उलझन भरे भाव चेहरे से व्यक्त करता वापस अपने फ्लैट में चला आया, मगर फ्लैट का दरवाज़ा खुला जानने के बाद उसके मन में कौंध उठे प्रश्न बराबर उसे जोर मार रहे थे। वो अभी तक थमे नहीं थे, तूफानी रफ्तार के साथ अपनी रवानगी में आकर बराबर अनुज को चिंतित कर रहे थे। धीमे धीमे कदमों के साथ अपने बेडरूम की ओर बढ़ रहे अनुज ने मन ही मन कहा,
कहीं ऐसा तो नहीं कि दरवाज़ा मुझसे ही खुला रह गया हो। मन में ऐसे कहते हुए अनुज सोचपूर्ण मुद्रा में अपनाए एक स्थान पर ठिठक गया। फिर अगले ही क्षण अनुज के मन मस्तिष्क ने उससे पूछा, पर वे कदमों की आवाज़ें कैसी थी जो अभी अभी सुनाई गई। फिर अगले ही पल उसे लगा कि हो सकता है रात के इस खामोश माहौल में उसके कान बजे होंगे, क्योंकि बिखरे कपड़ों को देखकर उसने सोचा था कि शायद उसके फ्लैट में कोई चोर घुस आया है। विचार के रहते उसे खामखा ऐसा लगा कि कोई चोरी छिपे उसके फ्लैट से निकल कर गया है। मन मस्तिष्क में उभरते सवालों और जवाबों को उसने वहीं ख़त्म कर अपने फ्लैट का दरवाज़ा बंद किया और लाइट ऑफ करके बेड पर आ गया। आधी रात बीत चुकी थी। फ्लैट में अजीब सी गंध फैल जाने के कारण अनुज की आंख खुल गई। बेड से उठकर उसने सारी लाइटें ऑन की तथा इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए ये जानने का प्रयास करने लगा कि आखिर गंध कहाँ से आ रही है। इसी तलाश में वो फ्लैट का चप्पा चप्पा छान मारकर अंत में स्नान गृह की ओर बढ़ा। जब वो स्नान गृह में पहुंचा तो पूरी तरह शॉक्ड रह गया। उसकी आंखों में ही नहीं बल्कि उसके चेहरे पर भी खौफ के असीमित भाव उत्पन्न हो गए थे। अनुज अपने स्थान पर खड़ा पत्थर की मूर्ति बन गया था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, किंतु दिमाग सन्नाटे में आकर साए साए करने लगा था, क्योंकि स्नान गृह के बीचों बीच खून से सनी एक लड़की की लाश पड़ी थी। लाश का जिस्म सही सलामत था, मगर उसका चेहरा खून से पूरी तरह सना हुआ था। लाश को देखते हुए इस बात का भली प्रकार आभास होता था कि उसके सर पर वार करके उसकी हत्या की गई थी। लाश के चेहरे पर छाया खून सूखी पपड़ी बन गई थी। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता था कि उसकी हत्या हुए बहुत वक्त बीत गया है। लाश को अपने बाथरूम में देखते हुए भयभीत अनुज की समझ में तनिक भी ना आया कि यह लाश किस प्रकार उसके स्नान गृह में आ गई। अनुज का तो जैसे पूरा दिमाग ही खराब हो चला था। उसकी समझ में कुछ भी ना आ रहा था। कुछ देर के बाद मानो वो गहरी गफलत से जागा तो उसे ख्याल आया कि वो फ़ौरन इस घटना के बारे में पुलिस को बताए। मन ही मन ये विचार आते ही वो वापस अपने शयन कक्ष में पलट गया। बेड पर रखा उसने अपना मोबाइल उठाया और झट पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाना शुरू किया। इससे पहले कि वो पूरा नंबर डायल कर पाता, किसी ने मधुर स्वर में उसे पुकारा। इस मधुर स्वर को सुनते ही वो तत्काल पीछे पलट गया। पलटकर उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने वही लड़की खड़ी है जिसे एक लाश के रूप में देखते हुए वो अपने बाथरूम में छोड़कर आया था। लड़की अपने उसी रूप में थी जिसमें अनुज ने उसे बाथरूम में देखा था। उसे देखकर अनुज बुरी तरह डर गया था। सब कुछ भूलकर उसने लड़की से भयभीत स्वर में पूछा, तुम कौन हो? वो युवती चेहरे से बड़े ही खौफनाक भाव व्यक्त करते हुए बोली, मैं एक लाश हूँ, वही लाश जिसे अभी कुछ देर पहले तुमने अपने बाथरूम में देखा था। वो तो मैं भी जानता हूँ, अनुज कंपित स्वर में बोला, मगर तुम जिंदा कैसे हो गई? तुम्हें लाश बनाने के लिए। युवती का स्वर आतंकित था। अनुज को अब ये समझने में वक्त न लगा कि उसके सामने खड़ी जिंदा लाश वास्तव में भूत है। अनुज संभल कर बोला, मगर तुम मुझे क्यों लाश बनाना चाहती हो? आखिर मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना है कि तुम इस फ्लैट में आकर ठहरे हो। मैंने तुम्हें इस फ्लैट से निकल जाने के लिए कई इशारे दिए। पहले तुम्हारे स्नान गृह के आईने में दरारें डाली, फिर तुम्हारी वॉल क्लॉक तोड़ दी, फिर उसके बाद तुम्हारे कपड़ों भरा बैग खाली करके तुम्हारे कपड़े निकाल कर फेंक दिए, फिर तुम्हारे फ्लैट का दरवाज़ा खोल दिया ताकि तुम पेश आई इन छोटी छोटी घटनाओं से डरकर भाग जाओ। मगर तुम बहुत निडर निकले, इसलिए अब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ सकती। मगर तुम मुझे इस फ्लैट से क्यों निकालना चाहती हो? क्योंकि इसी फ्लैट में दो आदमियों ने
मिलकर मुझे मार डाला था। उसी दिन से मैं इस फ्लैट में रहती हूँ। पर ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हुआ? उन दोनों आदमियों ने तुम्हारा मर्डर क्यों किया? अनुज ने पूछा। क्योंकि वो दोनों मुझे उठा लाए थे और इसी फ्लैट में लाकर उन्होंने मेरा बलात्कार किया था। फिर उसके बाद मेरा कत्ल कर दिया था। तब से उनकी प्रतीक्षा में मैं यहीं रहती हूँ। एक दिन वो दोनों यहाँ ज़रूर आएंगे और मैं उन्हें अपने हाथों से ख़त्म कर दूंगी। इसके लिए इस फ्लैट का खाली रहना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो मैं ये फ्लैट छोड़कर अभी चला जाता हूँ, अनुज ने कहा। नहीं, वो बोली, अब इस फ्लैट में तुम्हारी लाश ही जाएंगी, क्योंकि तुम मेरी हकीकत जान गए हो। लिहाजा तुम्हें ज़िंदा छोड़कर मैं ज़माने के लिए चर्चा का विषय नहीं बनना चाहती, वरना मेरा मकसद अधूरा रह जाएगा। मुझ पर भरोसा करो, अनुज ने पीछे हटता हुआ बोला। मैं तुम्हारा राज राज ही रखूँगा। मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं बताऊँगा। मेरा यकीन मानो, मुझे जाने दो, अनुज गिड़गिड़ाने लगा। तुम जिंदा यहाँ से नहीं लौट सकते, युवती ने कहा। मुझे जाने दो, कहते हुए अनुज इस हद तक पीछे हटा कि अब और पीछे जा नहीं सकता था, यानी उसकी कमर दीवार से सट गई थी। लड़की डरावनी भाव से चेहरे पर लिए उसकी ओर कदम उठाने लगी। अनुज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंखों के सामने उसे अपनी मौत नाचती नजर आने लगी। अपने बचाव का उसके पास कोई रास्ता तो रह नहीं गया था। वो किसी भी कीमत पर मरना नहीं चाहता था, मगर उसके ना चाहने पर भी उसकी मौत निरंतर उसकी ओर बढ़ रही थी। अनुज हर पल इस सोच में था कि किसी सूरत से कोई बचाव का रास्ता सामने आ जाए तो तत्काल स्वयं को इस बेवक्त की मौत से बचा ले, लेकिन उसके सामने सिवाय उसकी मौत के और कुछ भी न था। मौत हर क्षण उसे अपने आगोश में भर लेने के इरादे से उससे निकट पड़ रही थी। जब वो जिंदा हुई लाश उससे केवल 4 कदम के फासले पर रह गई तो अचानक अनुज का स्वर उभरा। वो बोला, ठहर जाओ, मैं मरने से पहले अपने मुंह में गंगा जल की कुछ बूंदें डालना चाहता हूँ। वो युवती बोली, ठीक है। तभी अनुज गंगा जल लेने आगे बढ़ा। वो गंगा जल लेकर वापस युवती के पास चला आया। वहाँ आते ही अनुज ने सारा गंगा जल उस लड़की पर उंडेल दिया, जो मरकर भी जीवित थी। गंगा जल उस पर गिरते ही उसमें आग लग गई। वो प्रेत आत्मा चीखती चिल्लाती रही। आग उसमें चारों तरफ से लगी थी। अनुज इस दृश्य को देखता रहा। जल्द ही वो जिंदा हुई लाश जलकर राख हो गई। शरीर भस्म होते ही उसकी आत्मा रोशनी भरकर खिड़की से निकली और आकाश की तरफ चली गई। भस्म हुए शरीर की सारी राख खुद ब खुद वहाँ से गायब हो गई। उस वक्त अनुज ने राहत की गहरी सांस हलक से छोड़ी।